नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज की खबरों में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं वो बताते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल निवास और भू कानून की। और मूल निवास और भू कानून को लेकर बहुत जगह रैलियां हो चुकी हैं और आज कोटद्वार में भी लगभग 11 बजे एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो आज हमारी इस खबर पर खास नजर है और हम देखना चाहते हैं कि कोटद्वार में बहुत कम ऐसा होता है कि मुद्दों पर लोग इकट्ठा होते हो, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आज जब मूल निवास और भू कानून को लेकर रैली आयोजित की गई है तो इसमें काफ़ी लोग जुटेंगे। लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है मूल निवास और भू कानून। इस पर आज विस्तृत रूप से बात करेंगे। ये खबर हम आपको दिखाएंगे शाम को जब रैली का कार्यक्रम हम कवर करके आएंगे। कोटद्वार में कण्वाश्रम में बसंत पंचमी का मेला शुरू हुआ और खत्म भी हो गया। कोटद्वार एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो उसके पीछे बहुत सारा पॉलिटिकल एंगल होता है। कोटद्वार भाबर के कण्वाश्रम में मेला खत्म हो गया, लेकिन मेला बहुत सारी चीजें छोड़ कर चला गया राजनीतिक तौर पर। ये मेला जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, कोटद्वार भाबर में जो 2 मेले होते हैं इनमें ज्यादातर राजनीतिक ही होते हैं। मतलब यानी कि जिनकी सरकार होती है उनका ही मेला होता है। दर्शकों में भले ही सारे लोग होते हैं, दर्शक दीर्घाओं में। और इस तरह का माहौल है कोटद्वार में कि अगर रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी के विधायक ही उस मेले के मतलब अध्यक्ष होते हैं या यूँ समझिए मुख्य अतिथि होते हैं और मेला आयोजन समिति भी उसी की होती है। पूर्व में कांग्रेस की सरकारें थी तो कांग्रेस की मेला आयोजन समिति होती थी और मेला आयोजन समिति में उन्हीं लोगों को जगह दी जाती थी जो पार्टी विशेष के हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोटद्वार में इस तरह की राजनीति है कि हर जगह राजनीति है। मतलब यहाँ पे छोटे शादी विवाह फंक्शन में भी राजनीति होती है, मतलब राजनीतिक बातें होती रहती हैं। तो कोटद्वार में राजनीति बहुत है, काम नहीं हो रहा है। ऋतु खंडूड़ी भूषण जी ने जरूर स्पष्ट तौर पर कहा कि मालन पुल को लेकर मतलब कि इसमें जो चीफ मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के साइन हो जाएगा, मैंने कह दिया ऐसा उन्होंने कहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि मालन पुल में आचार संहिता लगने से पहले काम शुरू हो जाएगा। हमारा मुद्दा है ये। और कण्वाश्रम में जो मूर्ति लगाने की बात चल रही, मतलब ये बहुत बड़ा तो काम नहीं है, लेकिन इसको लेकर भी उन्होंने यही कहा कि अगले साल बसंत पंचमी के मेले से पहले मूर्ति लग जाएगी। बात यहीं तक नहीं है। अब मेला जैसा मैं कह रहा हूँ कि चूंकि रूलिंग पार्टी का ही इसमें दबदबा होता है, उनकी ही आयोजन समिति होती है। अब मेला कैसा हुआ क्या हुआ वो तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। लेकिन इस मेले में भी हालांकि इसमें बीजेपी के जो नेता हैं राज गौरव नोडियाल, जो काफ़ी बड़े पदों पर रहे हैं और काफ़ी मतलब लंबे समय से वो पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं। और इस मेले में पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी नहीं पहुंचे, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं और पूर्व विधायक रहे हैं। तो चूंकि उनके घर के पास का ही मेला है, मतलब भाबर में मेला हो रहा, तो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी कोटद्वार भाबर के शिवराजपुर में ही रहते हैं। और जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के वीरेंद्र रावत, जिनको 3 जिलों का प्रभार दिया गया है, यमकेश्वर, लैंसडाउन, कोटद्वार, तो कायदे से तो वो भी संगठन के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उनको भी मेले में रहना चाहिए था क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला है, साल में एक बार ही होता है। तो वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसके अलावा कोटद्वार में बीजेपी के बहुत सारे नेता वहाँ पर नहीं पहुँचे। सुमन कोटनाला जो मंडी समिति के अध्यक्ष हैं और वो भी एक मतलब दावेदार माने जाते हैं आने वाले चुनाव में, वो भी इस मेले में नहीं पहुँचे। जबकि ये हर नेता की ये ख्वाहिश होती है कि जब बहुत सारे लोग हों तो उनको भी थोड़ा सा मतलब स्टेज शेयर करने का मौका मिले और पब्लिक के साथ कुछ बात करने का मौका मिले। तो कुल मिला के मतलब राजनीति अब इस तरह की हो गई है कि बीजेपी की बात करेंगे हम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करेंगे कोटद्वार में आप, तो ये मान के चलिए कि कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी ही बहुत लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे। तो जो कांग्रेस की राजनीति है उनके आगे पीछे ही चलती है। यानी कि जिनको मेयर का चुनाव लड़ना है तो उनको भी थोड़ा बहुत उन पर निर्भरता है। तो चलिए कांग्रेस की बात तो इस समय नहीं करेंगे, रूलिंग में बीजेपी है, बीजेपी की बात करेंगे। तो बीजेपी के अंदर भी अब शैलेंद्र रावत के आने से पहले ही बीजेपी के अंदर में बहुत सारे गुट हैं और अब पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी आ गए हैं। तो कुल मिला के मोदी जी के मतलब मोदी जी के चुनाव लड़ने के दौरान बहुत सारे लोगों की नैया पार हुई और जो नेता छूट गए। मतलब इस तरह बीजेपी का जो स्वर्णिम काल चल रहा है, इस स्वर्णिम काल में कई लोग विधायक बने, कई सांसद बने, कई कई बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन जो छूट गए अब उनके अंदर ये मतलब कसमकस है कि कम से कम मेयर बनने का 2027 में विधायक बनने का मौका मिले। तो इसी को लेकर राजनीति चल रही है और ये जो राजनीति है कोटद्वार के विकास में बाधक है। हमारा तो साफ है मुद्दा, लालबाग मोटर मार्ग, कण्वाश्रम, ये मालन पुल जो टूटा हुआ है ये बन जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें और उच्च शिक्षा के लिए कोटद्वार में कुछ काम होना चाहिए। काम की राजनीति होनी चाहिए और राजनीति ही राजनीति होगी तो काम नहीं होगा। तो ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। मतलब आखिरकार लोगों को फिर आना पड़ेगा सामने। यानी कि जो नेता हैं जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको चुनाव जीतना है, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, तो ग्राउंड में काम करें।
मतलब जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको मांग उठाएं, बजाय इसके कि वो इस बात पे डिपेंड रहे कि हमें किसके साथ फोटो खिंचानी है, हमें हाईकमान को शो करना है कि हम बिल्कुल लगे हुए हैं काम पे। तो इस तरह की राजनीति जो है दिखावे की, वो कोटद्वार के विकास के लिए अच्छी नहीं है। पहली खबर तो यही है। अब एक खबर की बात हमने आपसे की थी गैरसैंण की। विनायक धार से कस्बी नगर एक 5 किलोमीटर की जो सड़क थी, जिसको लेकर 13 दिनों से लोग अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मतलब उत्तराखंड के पहाड़ों में ये स्थिति है कि 5 किलोमीटर की सड़क के लिए जोरदार आंदोलन हो रहा है। अब इसमें खबर यह आई है कि इसमें वन अधिनियम का अड़ंगा है। मतलब उत्तराखंड में जो वन अधिनियम है, इससे उत्तराखंड के लोगों को जितनी परेशानी है, यहाँ की विकास योजनाओं को जितनी परेशानी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इस वन अधिनियम में अगर जल्दी से संशोधन नहीं किया गया, मतलब इस वन अधिनियम की वजह से ही वो विनायक धार कस्बीदार की कस्बी नगर तक की सड़क नहीं बन पा रही है। वहाँ पे जो गांव के लोग हैं बहुत परेशान हैं। और अब PWD ने वन विभाग को, जब शुरुआत में उस सड़क की बात कर रहा हूँ मैं, विनायक धार कस्बी नगर की, तो उसमें वन विभाग ने आपत्ति लगा के वापस कर दिया था। अरे ये वन विभाग है किसके लिए? जिस तरह, और यही लालढांग मोटर मार्ग को लेकर भी कहा जाता है कि इसमें भी बहुत सारे मतलब वन विभाग के अधिनियम है, उनकी दिक्कत है, उनकी आपत्तियां हैं। कोटद्वार से पौड़ी तक जो हाईवे है, हाईवे माना जाता है इसको, इसमें तो सैकड़ों बार हाथी आते हैं। और रायवाला में हमने बहुत पहले खबर सुना था कि कई बार वहाँ हाथी चपेट में आ जाते थे। ये सड़कें तो बन चुकी हैं, मतलब ये हाईवे भी बन चुका है जहाँ पर आए दिन हाथी धमकते हैं। और लालढांग मोटर मार्ग ऐसा है कि सैकड़ों बार हम उससे गुजरे, वहाँ पे आज तक हमने कोई जीव नहीं देखा, हाथी तो छोड़ो, फिर भी उसमें ये नियम आड़े आ रहा है। तो अगर वन अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड में जो सारे काम लटक जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर केवल बाघ ही रहेंगे या जंगल ही रहेंगे? लोग तो फिर पलायन करके कहीं ना कहीं जाएंगे ही। इसलिए हमारी ये मांग है। और हालांकि इस मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल और कई सारे संगठन भी उठाते रहते हैं कि उत्तराखंड के जो वन अधिनियम है इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ों के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। उम्मीद कर रहे हैं कि PWD ने अब अपलोड कर दिया है विनायक धार कस्बी नगर गैरसैंण का जो मामला है, उसको वन विभाग को दोबारा भेजा उन्होंने अनापत्ति के लिए। उम्मीद करते हैं इसमें आपत्ति खत्म करेगा वन विभाग और वहाँ के लोग अपने घरों में जाएंगे जो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं बहुत दिनों से। और सरकार को भी इस विषय पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। अगर वाकई उत्तराखंड बनाया था, उत्तराखंड के जो गांव हैं, पहाड़ हैं, उनके लिए अगर ये राज्य बना था, तो इन समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको मोदी सरकार लाई थी, और इसमें इस तरह का प्रावधान था कि स्टेट बैंक में आप कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ जमा कर लो, जनता को ये मालूम नहीं चलेगा। और ये 2018 से लागू हुआ था। तो राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसकी जानकारी लोगों को नहीं मिलेगी, जबकि पहले से ही RTI का कानून मौजूद है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो सरकारें अपने हिसाब से कानून बना रही हैं, अपने फायदे के लिए कानून बना रही हैं। और हम तो ये कहते हैं कि चुनाव में इतना खर्चा करने की जरूरत ही क्या है? आप अपना मैनिफेस्टो लागू करो और चुनाव जीतो, सीधे संबोधन करो। डिजिटल जमाना है, टेलीविजन है, मोबाइल पे लोग सब कुछ देख रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। तो चुनाव का जो प्रचार है उसको भी ऑनलाइन किया जाना चाहिए। और इस तरह करोड़ों अरबों रुपए जो इंडस्ट्री से लेते हैं पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो भाई वो इंडस्ट्री वाले मुफ्त में तो देंगे नहीं कुछ, लास्ट में वो छोटे मोटे ग्राहकों पे ही पड़ता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये असंवैधानिक है, इसकी जानकारी लोगों तक मिलनी चाहिए। और हम इस बात के बिल्कुल समर्थक हैं। जब RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो फिर ऐसा विधेयक लाया ही क्यों गया कि आप हजारों करोड़ रुपए लेते रहो, उसका कुछ भी इस्तेमाल करते रहो और कोई नहीं जान सकता। तो अब इस पर बैन लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन की बात आई या इसकी जानकारी लोगों तक देने की बात आई, तो कांग्रेस पार्टी के जो खाते थे उनको फ्रीज कर दिया गया। और उसके बाद कोटद्वार में भी प्रदर्शन हुआ। दिखाते हैं आपको, कोटद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यदा कदा कभी कभी वो दिखाई देते, तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। दिखाते हैं आपको। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी ये बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी
तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एक बहुत दुख भरी खबर आई है, मतलब कि अकेलापन इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपको मिल भी न सके। कोटद्वार के रतनपुर सुखरो में 47 वर्षीय संतोषी देवी का निधन हो गया। उनकी मौत ने कैसे सवाल खड़े कर दिए हैं, मतलब हमारे समाज में इस तरह की सवाल खड़े कर दिए कि मतलब इससे आपका मन रोने के लिए करेगा। संतोषी देवी की उम्र 47 साल थी। वो थोड़ा बीमार थी, मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उनकी देखभाल उनका भाई अनूप करता था जो फौज में है। जब 2 दिन से संतोषी का फ़ोन नहीं उठा तो अनूप छुट्टी लेके अपने घर आया रतनपुर सुखरो। जब उसने दरवाज़ा लॉक देखा अंदर से तो उसने पुलिस को इत्तला की, फिर पुलिस को बुलाया, दरवाज़ा तोड़ा गया। संतोषी देवी घर में मृत पाई गई। उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ऐसी मतलब पुलिस ने भी जो जानकारी दी है, जो जानकारी आई है कि संतोषी देवी 47 साल की थी, थोड़ा सा अस्वस्थ थी, आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं था उनका, और ऐसा माना जा रहा है कि वो बीमार थी, अपने लिए खाना नहीं बना पाई और उनकी मौत हो गई। और उनका भाई जो अपनी बहन का एकमात्र मतलब देखभाल करने वाला व्यक्ति था फौज में, अनूप, वो घर आया तो वो सन्न रह गया कि बहन उनकी मृत पाई गई। तो ये हमारे समाज में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये समाज पे भी कलंक है, सामाजिकता पे कलंक है। ठीक है, संतोषी देवी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका आस पड़ोस में बहुत सारा मेल जोल नहीं था, तो रतनपुर सुखरो में जहाँ पर वो रहती रही होंगी, जब तक वो मतलब जिंदा थी तो कभी न कभी बाहर भी आती होंगी, इधर उधर कहीं ना कहीं दिखाई देती होंगी। तो जब 2 दिन तक वो घर से बाहर नहीं आई, मतलब उनके भाई को जब ये मालूम चला कि 2 दिन से उनकी बहन उनका फ़ोन नहीं उठा रही, तो वो तो फौज में छुट्टी लेके घर आके अपनी बहन को देखने आ गए। तो क्या वाकई उनके आसपास रहने वाले लोगों ने ये कोशिश नहीं की कि 2 दिन से संतोषी देवी घर से बाहर नहीं निकली है तो थोड़ा उसको देख लें। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि संतोषी देवी थोड़ा बीमार थी, वो अपने लिए खाना नहीं बना पाई और भूख से उनकी मौत हो गई। तो ये बहुत दर्दनाक खबर है और हमारे समाज में हम लोग, कम से कम उत्तराखंडियों के समाज में इस तरह की घटना होना, एक तरह से मैं कहूँगा इसे शर्मनाक तो है ही और बड़े दुख की बात है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि उनकी मौत कैसे हुई, और ये बहुत ही दुखद खबर आई है। चलिए फिर अब बात करते हैं कलाकार की। आज हम अच्छी खबर भी दिखाएंगे आपको। उत्तराखंड के तो वैसे भी बहुत सारे कलाकार, आभा धूलिया से उर्वशी रौतेला तक, बहुत सारे उत्तराखंड के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मतलब टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, वहाँ पर अपनी पहचान बनाई है। जुबिन नौटियाल जो सिंगर के तौर पे आज काफ़ी पॉपुलर है। और अब बात करते हैं हम राघव जुयाल की। तो राघव जुयाल एक ऐसे कलाकार हैं जो आज की तारीख में उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर कलाकार हैं, टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो। तो राघव जुयाल टीवी इंडस्ट्री से उन्होंने शुरू किया, स्लो मोशन डांस से शुरू किया और फिर उन्होंने होस्ट किया। बढ़िया कॉमिक टाइमिंग है, बिना किसी ट्रेनिंग के देहरादून के राघव जुयाल ने उत्तराखंड के लोगों को मतलब एक किस्म से खुश करने का काम किया है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि कई बार वो अपना पहाड़ी भाषा में भी कुछ बोलते हैं। अक्सर क्या होता है कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति अगर अच्छी नौकरी में लगा गया, बड़ी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों का पैकेज पा रहा है, कोई बहुत बड़े ऑफिसर रहे हो, कभी उत्तराखंड की बात नहीं करते, उत्तराखंडी की बात नहीं करते, गढ़वाली की बात नहीं करते, कुमाऊनी की बात नहीं करते। लेकिन राघव जुयाल एक ऐसे कलाकार है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हालांकि उनकी जो कॉमेडी है उसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन वो हर एपिसोड में, कम से कम रियलिटी शो में जब होस्ट करते हैं तो कभी न कभी अपने पहाड़ की भी बात करते हैं। और शक्ति मोहन जो कोरियोग्राफर है, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब बॉन्डिंग बोले कि वो शो ने अपनी टीआरपी चलाने के लिए खूब सारी कॉमेडी वो करते रहे रियलिटी शो में। और आज की तारीख में वो उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर कलाकार हैं राघव जुयाल। अब उनकी फिल्म भी आने वाली है, ABCD में तो उन्होंने काम किया है, लेकिन उनकी फिल्म भी आने वाली है। और फिल्म भी किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की नहीं है, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में वो दिखाई देंगे। तमाम रियलिटी शो को होस्ट करने के बाद स्लो मोशन के वो सबसे बड़े डांसर माने जाते हैं आज की दौर में। और शक्ति मोहन जो कोरियोग्राफर है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है राघव जुयाल के लिए कि आप 1000 साल बाद भी स्लो मोशन के डांसर के तौर पे याद किए जाओगे। और प्रभुदेवा से लेके सलमान खान, शाहरुख खान से लेके बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार उनके फ़ैन हैं। बहुत बढ़िया कॉमिक उनकी टाइमिंग है, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं, होस्ट बहुत अच्छा करते हैं। स्लो मोशन के तो सबसे बेहतरीन डांसर माने जाते हैं। और अब बॉलीवुड में उनकी फिल्म आने वाली है, कभी ईद कभी दिवाली, और हमें चाहते हैं कि आप उनकी फिल्म जरूर देखें। लेकिन राघव जुयाल कैसे बने स्टार, कैसे उन्होंने इतनी कामयाबी आई, इतना आसान नहीं था उनके लिए, शुरुआत कैसे हुई, चलिए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। फिर शाम को आप देखिए कोटद्वार में मूल निवास भू कानून को लेकर रैली, संडे आज। तो चलिए फिर अब जानते हैं राघव जुयाल के बारे में
बने रहिए केवी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए। खबर होगी तो ज़रूर दिखेगी, खबर सही मतलब केवी न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए केवी न्यूज़। अब आप देखिए राघव जुयाल की कहानी, एक देहरादून से शुरू होकर कैसे पहुंच गए बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पास तक। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो एक मशहूर शायर ने कहा है, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसमें कुछ नई बात हो। तो राघव जुयाल ने अपने डांस से, अपने स्लो मोशन डांस से सब कुछ बदल दिया। तो क्योंकि उनका अंदाज सबसे अलग है। डांस तो हज़ारों लोग करते हैं, लाखों लोग करते हैं और हज़ारों लोग आपको डांस रियलिटी शो में भी दिखाई देंगे, लेकिन उत्तराखंड के कलाकार राघव जुयाल की बात ही कुछ और है, उनका अंदाजे बयां ही कुछ और है। चलिए फिर बताते हैं आपको राघव जुयाल के बारे में। राघव जुयाल का जन्म देहरादून में हुआ। 12वीं तक की शिक्षा उन्होंने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दून इंटरनेशनल स्कूल से की। बचपन से ही डांस का शौक था, डांस करते ही रहते थे, लेकिन जैसा होता है और किसी के भी पेरेंट्स को, अगर बच्चा डांस करेगा तो बहुत उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई देता। लेकिन उसके बाद बीकॉम की पढ़ाई डीएवी से करने के बाद डांस रियलिटी शो में ऑडिशन देने गए राघव जुयाल। राघव जुयाल ने जब रियलिटी शो के लिए अपना ऑडिशन दिया तो सभी को उनका डांस बहुत पसंद आया, जजों को भी पसंद आया, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली थी। यानी राघव जुयाल के अंदर जो टैलेंट था वो पैदाइशी था, उन्होंने इसके लिए किसी से ट्रेनिंग नहीं ली थी और जजों ने ये कहकर उनको शामिल नहीं किया कि उनके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और आगे जाकर वो इस रियलिटी शो में उस स्तर तक नहीं जा पाएंगे जिस स्तर का ये रियलिटी शो है। लेकिन बाद में राघव जुयाल की किस्मत को पलटने में बहुत बड़ा योगदान है मिथुन चक्रवर्ती का। बॉलीवुड के स्टार मिथुन चक्रवर्ती जो शो के जज थे, उन्होंने राघव जुयाल की वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई और वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बाद राघव जुयाल के डांस के जलवे दिखाई दिए रियलिटी शो में। फाइनल तक का उन्होंने सफ़र तय किया, उन्होंने फाइनल नहीं जीता, लेकिन इसके बावजूद उनके मूव्स, उनका स्लो मोशन डांस देखकर हज़ारों दर्शक ही दीवाने नहीं हुए, बड़े बड़े कोरियोग्राफर थे वो उनके डांस के दीवाने हुए। और अब राघव जुयाल का जो कैरियर है धीरे धीरे बुलंदियों पर है। तो बेस्ट ऑफ लक राघव जुयाल उत्तराखंड के। ये केवी न्यूज़ खबर आपकी।